इसके लगभग 3 दिनों तक एक के बाद एक सिस्टम आने की संभावना बताई जा रही, जिससे मई के पहले सप्ताह तक मौसम सक्रिय बना रहेगा। इसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखी जा सकती है। इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर हल्की बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें भी पड़ने की संभावना है। वही दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आई है। 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। यूपी, राजस्थान, बंगाल, आंध्रा में भी अलर्ट जारी किया गया। बारिश की वजह से दिल्ली में पारा गिरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। यूपी, राजस्थान, बंगाल, आंध्रा में भी अलर्ट जारी किया गया। तो बारिश की वजह से दिल्ली वालों को जरूर राहत मिली है। दिल्ली में पारा जरूर गिरता हुआ नजर आया। हालांकि अगर बीते दिनों की बात करें तो गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिनों से हो रही जो पानी की बौछारें हैं, जो बारिश है, उसने लोगों को राहत जरूर दी है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बारिश हुई है। जहां 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो जगह जगह पर तस्वीरें भी आई हैं, आंधी तूफान की वजह से कई जगह पेड़ गिरने होने की संभावना आई है। तो वही साथ ही साथ इससे लोगों को जान की समस्या से खासतौर से जूझना पड़ा है। वही 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश और तूफान की वजह से लोगों को एक और राहत है, तो वही दूसरी ओर लोग परेशान हैं और साथ ही उनको आज सुबह से ही लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा और साथ ही साथ बारिश की वजह से जल जो जमाव हुआ है उससे भी लोग परेशान नजर आए। वही दिल्ली में आंधी तूफान का कहरा हादसा देखने को मिला है। इसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने इसको लेकर के चेतावनी जारी की है। बताते हैं चले, दिल्ली में तबाही को लेकर तेज हवाएं आई हैं और इसी बीच छावला में ये बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की इस बीच मौत हो गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के चेतावनी भी जारी की है। अगले 2 दिन तक कुछ ऐसी ही जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। छावला में ये बड़ा हादसा हुआ, एक ही परिवार के 4 लोगों की इसमें मृत्यु की खबर सामने आ रही है। तो जहां एक और आंधी और बारिश राहत बनकर बरसी है, तो दूसरी ओर कहीं न कहीं आफत बनकर भी बरसते हुए नजर आई है। तो दिल्ली में तबाही लेकर आंधी तूफान आई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों को निकल गई। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में कुछ ऐसी ही संभावनाएं, कुछ ऐसे मौसम रहने की संभावनाएं बताई गई है। केंद्रीय गृह और जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की शिष्टाचार मुलाकात हुई। यह जो मुलाकात है वो लगभग 1 घंटे तक चली है और इस बीच कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान एसबी-एसपी के राष्ट्रीय प्रमुख, पूर्व मंत्री और साथ ही डॉक्टर अरविंद राजभर भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात किया, उनका धन्यवाद दिया, जिनके नेतृत्व में जातीय जनगणना के ऐतिहासिक जो कदम है, ऐतिहासिक निर्णय को लागू किया गया। वो यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इसके अलावा ही बिहार के जो आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है। बताते ये चले कि राजभर ने यह भी बताया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई है। वही दिल्ली में सुबह सुबह तूफानी बारिश का कहर देखने को मिला। तेज बारिश और आंधी से हवाई यातायात प्रभावित हुई है। 40 फ्लाइट इस दौरान डाइवर्ट किए गए, 100 से ज्यादा लेट हुए। फ्लाइट डाइवर्ट और जो डिले होने से यात्रियों की परेशानी कहीं न कहीं बढ़ गई। तो आंधी, बारिश और तूफान की वजह से फ्लाइट की जो सुविधा उस पर भी प्रभावित होते हुए नजर आए। कई फ्लाइट डाइवर्ट किए गए तो कई फ्लाइट अपने समय से देरी में आए हैं। लगभग जो डिले और साथ ही फ्लाइट डाइवर्ट होने की वजह से यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तेज बारिश और आंधी की वजह से लगभग 40 फ्लाइट ऐसे बताए जा रहे हैं जिसे डाइवर्ट किया गया और साथ ही साथ 100 से ज्यादा फ्लाइट जो अपने निर्धारित समय से लेट आई है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली में सुबह से तूफानी कहर की वजह से जहां एक और
जल जमाव से लोग परेशान नजर आए। वही साथ ही साथ लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लाइट जो सुविधाएं थी वो भी प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट डाइवर्ट हुए, जिससे लोगों को खासा परेशानी सामना करना पड़ा और साथ ही साथ फ्लाइट डिले होने से लोगों को एक लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आए। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम के कपाट आज विधिवत पूजा अर्चन के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और मंदिर परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पावन क्षण पर धाम में उपस्थित रहे और बाबा केदार के दर्शन किए। बताते ये चले कि पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण है और देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वही साथ ही आज से जब कपाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की जो अनुमान है वो भी लगाया जा रहा है। हालांकि पहले दिन की वजह से आज कपाट खोले गए और इसी की वजह से जहां धामी सरकार ने लोगों पर पुष्प वर्षा भी किया। वो इसी बीच बड़ी खबर की रुख कर लेते। भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ। पाकिस्तान ने लगातार 8वें दिन सीज फायर तोड़ा। एलओसी पर फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई है। हालांकि इस बार भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनके जो नापाक इरादे थे उनको भंग करते हुए नजर आए। स्थानीय नागरिकों में दहशत का माहौल है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 8वें दिन लगातार पाकिस्तान अपने काराना हरकत दिखाते हुए सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नजर आया। वहीं साथ ही साथ भारत के एक्शन से कहीं न कहीं घबराया हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर लगातार 8वें दिन वो सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग करते हुए नजर आया। हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को नजर आई है और साथ ही साथ देखा जाए तो भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तान का जब ये हाल है तो भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान का क्या होगा। हालांकि बीते दिनों एक और बयान सामने आया है जिसमें गीदड़ भभकी देते हुए जो जनरल मुनीर है वो नजर आए हैं। बहुत दिनों बाद वो कैमरे पर आए और वो कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा भारत की किसी भी एक्शन का। लेकिन देखना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच ये जो अमेरिका भी इसमें नजर आ रही है, भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच जो तानातानी है वो क्या रोक लेती है। वही अमेरिका ने भारत को बड़ी सैन्य डील दी है। भारत को $131 मिलियन का रक्षा सौदा दिया है, जहां पर अमेरिका से भारत को एडवांस सैन्य सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। 1100 करोड़ के हथियार यूएस देगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अमेरिका ने भारत को एक बड़ी सौगात दी है, एक बड़ी डील साइन किया। भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य डील इसे कहा जा रहा है। भारत के लिए $131 मिलियन का यह रक्षा सौदा कहा जा रहा है, जहां पर एडवांस सैन्य सपोर्ट भारत को अमेरिका देगा। यानी कि 1100 करोड़ की जो सैन्य सपोर्ट है वो यूएस की ओर से भारत को मिल रहा है। ऐसे में जो हमारी सैन्य बल है, सैन्य शक्ति है, उसमें और ज्यादा बढ़ावा और ज्यादा आगे लेवल पर जाते हुए नजर आएंगे। तो अमेरिका से भारत को एडवांस जो सिस्टम वो मिलेगा, 1100 करोड़ के हथियार यूएस देगा। वही असम में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज यानी कि 14 जिलों में मतदान जारी है। यह जो चरण है वो सोनितपुर, विश्वनाथम, धेमाजी, लखीमपुर, तिनसुकिया और साथ ही डिब्रूगढ़, शिवसागर, चराइदेव, जोराहट, माजुली, गोलाघाट, कछार, हैलकांडी और श्रीभूमि जिलों में हो रही है। वही साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लखीमपुर स्थित एक मतदान केंद्र से मिले वीडियो में लोगों को शांतिपूर्वक मतदान करते देखा जा रहा। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। दूसरे चरण का मतदान 7 मई को शेष 13 जिलों में होगा, जबकि मतगणना जो है वो 11 मई को संपन्न होगी। वही पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर में हलचल तेज हो गई है। एनआईए डीजी की श्रीनगर में आपात बैठक शुरू है। हमले की जांच को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है। पहलगाम हमले की साजिश पर गहन चर्चा किया जा रहा है। एनआईए और अधिकारियों के बीच नेटवर्क पर मंथन किया जा रहा है। तो हमले की जांच के बाद ये देखा जा रहा है, पहलगाम हमले की साजिश पर यह चर्चा हो रही है। एनआईए और अधिकारियों की जो टीम है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आई है। वहीं पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर में हलचल तेज हो गई है। एनआईए डीजी की श्रीनगर में आपात बैठक हुई है। हमले की जांच को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। वहीं साथ ही इस बैठक में जिस तरीके से पहलगाम हमले की जो पूरी एक रणनीति तैयार की गई उस पर भी बात की गई। वहीं साथ ही क्या कौन लोग उसमें सम्मिलित थे उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
वही अवैध मदरसों पर योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई देखी गई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, बिना मान्यता वाले मदरसे बंद किए गए। प्रशासन सख्त नजर आया है। श्रावस्ती से महाराजगंज तक अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। अवैध मस्जिदों और ईदगाहों पर प्रशासन की सख्त नजर है। तो यूपी में योगी सरकार लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात कर रहा है, वही साथ ही करता हुआ भी नजर आ रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध मदरसों पर एक बार फिर से ठोस कार्रवाई की है और साथ ही भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माण का जो बुलडोजर है वो चला है। बिना मान्यता वाले जो मदरसे हैं वो बंद किए गए। श्रावस्ती से महाराजगंज तक अवैध मदरसों को बंद किया गया है और योगी सरकार लगातार इस तरीके की जो कार्रवाई है वो आगे भी करती हुई नजर आ रही है। वही केंद्र की मोदी सरकार ने जैसे ही जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया, इसके बाद यकीनन मानिए क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। जाति जनगणना को लेकर के बिहार में तो पोस्टर पॉलिटिक्स दिखनी शुरू हो गई है। वो साथ ही हर पार्टी पोस्टर लगाकर क्रेडिट लेने की होड़ में है। वैसे तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सवर्ण बनाम पिछड़ों की लड़ाई दशकों से चली आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो सियासी मिजाज है वो कुछ ऐसा है कि जातिवाद का जो ऊंट है वो किस ओर बैठेगा, किस करवट में बैठेगा, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए फिलहाल जो जातिगत जनगणना के नाम पर राजनीति की जा रही है वो सियासी माहौल को गरमाती हुई नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। हमारे विपक्षी दल बहुत बौखलाए हुए, घबराए हुए, हताशा में है, निराशा में, नए नए तरीके से समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है। केंद्र ने राष्ट्रीय जनगणना के साथ जाति गणना कराने का ऐलान क्या किया? राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की मानिए होड़ मच गई। जाति जनगणना पर क्रेडिट लेने वाली राजनीति को सुनिए और समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष ने जाति आधारित जनगणना को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। इससे सही मायनों में सामाजिक न्याय हो या लोगों को इसका लाभ हो, इन्होंने कभी इस दृष्टि में या इस सोच के साथ इन्होंने नहीं किया। बट हाँ, आज जब मेरे प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो होड़ में सब लग गए। मुझे तो ताज्जुब है कि जो सरकार के लोग हैं, हम लोग विनम्रता से इस फैसले को बोलकर अपने आगे के काम पे हम लोग लगे हुए हैं, पर ये लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, ये लोग पटाखे भी जला रहे हैं। क्या तुरंत ये लोग भूल जाते हैं कि देश में कितनी बड़ी घटना हुई थी? राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके और कांग्रेस के जबरदस्त जो दबाव पड़ा, उसके कारण से एनडीए गवर्नमेंट को सच्चाई का सामना करना ही पड़ा और आखिर के अंदर जातिगत जनगणना का निर्णय करना पड़ा। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, परंतु जैसे राहुल जी ने कहा कि दो बातें, एक तो टाइमलाइन मालूम पड़े कि कब तक हो जाएगा, कैसे होगा। दूसरा, इसके अंदर इस तरह विस्तारित जनगणना हो जिससे कि मालूम पड़े कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की स्थिति क्या है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ, तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? और सोनिया गांधी जी को इसलिए मैं याद कराता हूं कि इस देश में राजीव गांधी जी की चर्चा वो करती हैं कि राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, किसी ने आरक्षण नहीं दिया, और लालू जी ने तो कॉपी ही फाड़ दिया था बिल का। तो आप याद कीजिए, सबका सपना मोदी जी पूरा करते हैं, ये बेचारे लोग सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं। जो राहुल जी की आवाज जाति जनगणना की बात थी उसको मानना पड़ा, और राहुल जी
जिन्होंने कहा था कि हम करा कर रहेंगे, उन्होंने करा कर दिखाया। देश में जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। भारतीय समाज पार्टी इसका स्वागत करती है। ये भारतीय समाज पार्टी का पुराना मांग है और लंबे समय से हम लोग मांग करते आए हैं कि देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक देश के सभी वर्गों को भागीदारी नहीं सुनिश्चित हो पाएगी। लेकिन बार बार देश के सामने कांग्रेस पार्टी ने देश में जाति जनगणना कराने के नाम पर वोट लिया, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना कराने के नाम पर गुमराह किया, लेकिन जब सत्ता मिल गई तो जाति जनगणना शब्द भूल करके जाति जनगणना नहीं करा पाया। एक तरफ भाजपा और मोदी सरकार है और एक तरफ कांग्रेस है। अब मजबूरी में 11 साल के बाद जब समाज उठ गया, जब समाज राहुल जी की मांग पर खड़ा हुआ, कांग्रेस की मांग पर खड़ा हुआ, तो जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है। पर आज भी तारीख नहीं बताई। सेंसस 2021 में होना चाहिए था, आज हम 2025 में हैं, 1 मई 2025। कब होगा इसकी तारीख नहीं बताते। विपक्ष कह रहा है कि ये स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन सरकार को एक टाइमलाइन बतानी चाहिए कि ये कब तक हो पाएगा। तो वहीं इस जनगणना में ऐसी विस्तृत जानकारी हो जिसमें दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की स्थिति का पता चले, क्योंकि बड़े पदों पर इनकी भागीदारी न के बराबर है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। यकीनन जातिगत जनगणना से जब हर क्षेत्र में वंचितों की भागीदारी बढ़ेगी तो आने वाले समय में देश मजबूत होगा ही। ऐसे में कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि हेडलाइन तो दे दी, लेकिन डेडलाइन कहां है? जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहां है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा, और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। उठ बैठ किए, आरक्षण को दबा दिए, यही लालू यादव हैं जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे और मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। मंडल कमीशन के नाम पर राज किया था। अरे धन्य नरेंद्र मोदी जो लालू यादव और कांग्रेस के बरसों के पाप को धोने का काम। अरे भाई, क्रेडिट लेने से अपने मन मियां मिट्ठू बने ना। कांग्रेस क्या कहेगा? जिस कांग्रेस ने सामाजिक आरक्षण का, सामाजिक समरसता का जीवन भर विरोध किया, उसने नेहरू ने किया, काका कालेलकर को वापस लिया, नहीं एक्शन लिया, इंदिरा जी ने नहीं लिया, मंडल कमीशन आयोग को ठंडे बस्ते में डाला, राजीव गांधी ने डाला, लालू यादव उनके साथ थे, ये भी डाले। कांग्रेस जहां सरकार को बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर बता रही है, वहीं सरकार का विपक्ष को लेकर कहना है कि इसका उद्देश्य और मंशा साफ है। विपक्ष ने मंडल कमीशन के नाम पर राज किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी को कानून के तहत मजबूत कर और अब जाति जनगणना की घोषणा कर श्रेय लेने के युद्ध में शामिल नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।